मैं हूं पन्ना त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं नमक की अदायगी। असल में धर्मवीर भारती जी ने एक बड़ा ही खूबसूरत उपन्यास लिखा था, सूरज का सातवां घोड़ा। यह उपन्यास की एक खास बात यह थी कि जिसमें बहुत सारी कहानियां मिलकर एक उपन्यास बनता है और कहानी अपने आप में परिपूर्ण और एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई भी। आइए सुनते हैं कहानी नमक की अदायगी। उन्होंने सबसे पहली कहानी एक दिन गर्मी की दोपहर में सुनाई थी, जब हम लोग लू के डर से कमरा चारों ओर से बंद करके सिर के नीचे भीगी तौलिया रखे चुपचाप लेटे थे। प्रकाश और ओमकार ताश के पत्ते बांट रहे थे और मैं अपनी आदत के मुताबिक कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। माणिक ने मेरी किताब छीनकर फेंक दी और बुजुर्गाना लहजे में कहा, यह लड़का बिल्कुल निकम्मा निकलेगा। मेरे कमरे में बैठकर दूसरों की कहानियां पढ़ता है। छी! बोल, कितनी कहानियां सुनेगा? सभी उठ बैठे और माणिक मुल्ला से कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। अंत में माणिक मुल्ला ने एक कहानी सुनाई, जिसमें उनके कथनानुसार उन्होंने इसका विश्लेषण किया था कि प्रेम नामक भावना कोई रहस्यमयी, आध्यात्मिक या सर्वथा वैयक्तिक भावना न होकर वास्तव में एक सर्वथा माननीय सामाजिक भावना है। अतः समाज व्यवस्था से अनुशासित होती है और उसकी नींव आर्थिक संगठन और वर्ग संबंध पर प्रस्थापित है। नियमानुसार पहले उन्होंने कहानी का शीर्षक बताया, नमक की अदायगी। इस शीर्षक पर उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के नमक का दारोगा का काफी प्रभाव मालूम पड़ता था, पर कथा वस्तु सर्वथा मौलिक थी। कहानी इस प्रकार थी। माणिक मुल्ला के घर के बगल में एक पुरानी कोठी थी, जिसके पीछे छोटा अहाता था। अहाते में एक गाय रहती थी। कोठी में एक लड़की का नाम जमुना था और गाय का नाम मालूम नहीं। गाय बूढ़ी थी, रंग लाल था, सींग नुकीले थे। लड़की की उम्र 15 साल की थी, रंग गेहुआ था, बढ़िया पंजाबी गेहूं, और स्वभाव मीठा, हंसमुख और मस्त। माणिक, जिनकी उम्र सिर्फ 10 बरस की थी, उसे जमुनिया कहकर भागा करते थे और वह बड़ी होने के नाते जब कभी माणिक को पकड़ पाती थी तो इनके दोनों कान उमेटती और मौके बमौके चुटकी काटकर इनका सारा बदन लाल कर देती। माणिक मुल्ला निस्तार की कोई राह न पाकर चीखते थे, माफी मांगते थे और भाग जाते थे। लेकिन जमुना के दो काम माणिक मुल्ला के सिपुर्द थे। इलाहाबाद से निकलने वाली जितनी सस्ते किस्म की प्रेम कहानियों की पत्रिकाएं होती थी, वे जमुना उन्हीं से मंगवाती थी। और शहर के किसी भी सिनेमा घर में अगर नई तस्वीर आई तो उसकी गाने की किताब भी माणिक को ही खरीद कर लानी पड़ती थी। इस तरह जमुना का घरेलू पुस्तकालय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। समय बीतते बीतते कितनी देर लगती है। कहानियां पढ़ते पढ़ते और सिनेमा के गीत याद करते करते जमुना 20 बरस की हो गई और माणिक 15 बरस के। और भगवान की माया देखो कि जमुना का ब्याह ही कहीं तय नहीं हुआ। वैसे बात चली पास ही रहने वाले महसर दलाल के लड़के तन्ना के बारे में। सारा मोहल्ला कहा करता था कि जमुना का ब्याह इसी से होगा, क्योंकि तन्ना और जमुना से बहुत पटती थी। तन्ना जमुना की बिरादरी का भी था, हालांकि कुछ नीचे गोद का था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि महसर दलाल से सारा मोहल्ला डरता था। महसर बहुत ही झगड़ालू, घमंडी और लंपट था। तन्ना उतना ही सीधा, विनम्र और सच्चरित्र, और सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता था। लेकिन जैसा पहले कहा जा चुका है कि तन्ना थोड़े नीच गोद का था और जमुना का खानदान सारी बिरादरी में खरे और ऊंचे होने के लिए प्रख्यात था। अतः जमुना की मां की राय नहीं पड़ी।
चूंकि जमुना के पिता बैंक में साधारण क्लर्क मात्र थे और तनख्वाह से क्या आता जाता था, तीज त्योहार मुंडन देवकाज में हर साल जमा रकम खर्च करनी पड़ती थी। अतः जैसा हर मध्यम श्रेणी के कुटुंब में पिछली लड़ाई में हुआ है, बहुत जल्दी सारा जमा रुपया खर्च हो गया और शादी के लिए कानी कौड़ी नहीं बची। और बेचारी जमुना तन्ना से बातचीत टूट जाने के बाद खूब रोई, खूब रोई। फिर आंसू पोंछे, फिर सिनेमा के नए गीत याद किए और इस तरह से होते होते एक दिन 20 की उम्र को भी पार कर गई। और माणिक का यह हाल कि ज्यों ज्यों जमुना बढ़ती जाए त्यों त्यों वह इधर उधर दुबली मोटी होती जाए, और ऐसी कि माणिक को भली भी लगे और बुरी भी। लेकिन एक उसकी बुरी आदत पड़ गई थी कि चाहे माणिक मुल्ला उसे चिढ़ाए या ना चिढ़ाए, वह उन्हें कोने अंतरे में पाते ही इस तरह दबोचती थी कि माणिक मुल्ला का दम घुटने लगता था और इसीलिए माणिक मुल्ला उसकी चाह से भी कतराते थे। लेकिन किस्मत की मार देखिए, उसी समय मुल्ले में धर्म की लहर चल पड़ी और तमाम औरतें जिनकी लड़कियां अनब्याही रह गई थी, जिनके पति हाथ से बेहाथ हुए जा रहे थे, जिनके लड़के लड़ाई में चले गए थे, जिनके जेवर बिक गए थे, जिनका कर्ज हो गया था, सभी ने भगवान की शरण ली और कीर्तन शुरू हो गए और कंठिया ली जाने लगी। माणिक की भाभी ने भी हनुमान चौतरा वाले ब्रह्मचारी से कंठी ली और नियम से दोनों वक्त भोग लगाने लगी और सुबह शाम पहली टिक्की गौ माता के नाम सेकने लगी। घर में गौ थी नहीं, अतः कोठी की बूढ़ी गाय को वह टिक्की दोनों वक्त खिलाई जाती थी। दोपहर को तो माणिक स्कूल चले जाते थे। दिन का वक्त रहता था, अतः भाभी खुद चादर ओढ़कर गाय को रोटी खिला आती थी, पर रात को माणिक मुल्ला को ही जाना पड़ता था। गाय के अहाते के पास जाते ही माणिक मुल्ला की रूह कांप जाती थी। जमुना का कान खींचना उन्हें अच्छा भी लगता था और अच्छा भी लगता था, अतः डर के मारे राम का नाम लेते हुए खुशी खुशी वे गैया के अहाते की ओर जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि माणिक मुल्ला के यहाँ मेहमान आए और खाने पीने में ज़्यादा रात बीत गई। माणिक सो गए तो उनकी भाभी ने उन्हें जगाकर टिक्की दी और कहा, गैया को दे आओ। माणिक ने काफ़ी बहानेबाजी की, लेकिन उनकी एक न चली। अंत में आंख मलते मलते अहाते के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि गाय के पास भूसे वाली कोठरी के दरवाजे पर कोई छाया बिल्कुल कफन जैसे सफ़ेद कपड़े पहने खड़ी है। इनका कलेजा मुंह को आने लगा, पर इन्होंने सुन रखा था कि भूत प्रेत के आगे आदमी को हिम्मत बांधे रहना चाहिए और उसे पीठ नहीं दिखलानी चाहिए, वरना उसी समय आदमी का प्राणांत हो जाता है। माणिक मुल्ला सीना ताने और कांपते हुए पांवों से संभाले हुए आगे बढ़ते गए और वह औरत वहां से अदृश्य हो गई। उन्होंने बार बार आंखें मलकर देखा, वहां कोई नहीं था। उन्होंने संतोष की सांस ली, गाय को टिक्की दी और लौट चले। इतने में उन्हें लगा कि कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। माणिक मुल्ला भली भांति जानते थे कि भूत प्रेत मोहल्ले भर के लड़कों के नाम जानते हैं, अतः उन्होंने रुकना सुरक्षित नहीं समझा। लेकिन आवाज़ नज़दीक आती गई और सहसा किसी ने पीछे से आकर माणिक मुल्ला का कॉलर पकड़ लिया। माणिक मुल्ला गला फाड़कर चीखने ही वाले थे कि किसी ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। वे स्पर्श पहचानते थे, जमुना। लेकिन जमुना ने कान नहीं उमेठे, कहा, चले आओ। माणिक मुल्ला बेबस थे, चुपचाप चले गए और बैठ गए। अब माणिक भी चुप और जमुना भी चुप।
माणिक जमुना को देखे, जमुना माणिक को देखे और गाय उन दोनों को देखे। थोड़ी देर बाद माणिक ने घबरा कर कहा, हमें जाने दो जमुना। जमुना ने कहा, बैठो, बातें करो माणिक, बड़ा मन घबराता है। माणिक फिर बैठ गए। अब बात करें तो क्या करें? उनकी क्लास में उन दिनों भूगोल में स्वेज नहर, इतिहास में सम्राट जलालुद्दीन अकबर, हिंदी में इत्यादि की आत्मकथा और अंग्रेजी में रेड राइडिंग हुड पढ़ाई जा रही थी। पर जमुना से इसकी बात क्या करे? थोड़ी देर बाद माणिक ऊबकर बोले, हमें जाने दो जमुना, नींद लग रही है। अभी कौन रात बीत गई है, बैठो। कान पकड़कर जमुना बोली। माणिक ने घबरा कर कहा, नींद नहीं लग रही है, भूख लग रही है। भूख लग रही है? अच्छा, जाना मत, मैं अभी आई, कह जमुना फौरन पिछवाड़े के सहन में से होकर अंदर चली गई। माणिक की समझ में नहीं आया कि आज जमुना एकाएक इतनी दयावान क्यों हो रही है कि इतने में जमुना लौट आई और आंचल के नीचे से 2-4 पोए निकालते हुए बोली, लो खाओ, आज तो माँ भागवत की कथा सुनने गई है। और जमुना उसी तरह माणिक को अपनी तरफ खींचकर पोए खिलाने लगी। एक ही पुआ खाने के बाद माणिक मुल्ला उठने लगे तो जमुना बोली, और खाओ। तो माणिक मुल्ला ने उसे बताया कि उन्हें मीठे पुए अच्छे नहीं लगते, उन्हें बेसन के नमकीन पुए अच्छे लगते हैं। अच्छा, कल तुम्हारे लिए बेसन के नमकीन पुए बना रखूंगी, कल आओगे? कथा तो 7 रोज तक चलेगी। माणिक ने संतोष की सांस ली, उठ खड़े हुए, लौटकर आए तो भाभी सो रही थी। माणिक मुल्ला चुपचाप गौ माता का ध्यान करते हुए सो गए। दूसरे दिन माणिक मुल्ला ने चलने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें जाने में डर भी लगता था और वे जाना भी चाहते थे। और न जाने कौन सी चीज़ थी जो अंदर ही अंदर उनसे कहती थी, माणिक, यह बहुत बुरी बात है, जमुना अच्छी लड़की नहीं। और उनके ही अंदर कोई दूसरी चीज़ थी जो कहती थी, चलो माणिक, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, चलो देखे तो क्या है। और इन दोनों से बड़ी चीज़ थी नमकीन बेसन का पुआ, जिसके लिए नासमझ माणिक मुल्ला अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ने के लिए तैयार थे। उस दिन माणिक मुल्ला गए तो जमुना ने धानी रंग की वाइल की साड़ी पहनी थी, अरगंडी की पतली ब्लाउज पहनी थी, 2 चोटियाँ की थी, माथे पर चमकती हुई बिंदी लगाई थी। माणिक अक्सर देखते थे कि जब लड़कियां स्कूल जाती थी तो ऐसे सज-धज कर जाती थी, घर में तो मैली धोती पहनकर फर्श पर बैठकर बातें किया करती थी। इसीलिए उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। बोले, जमुना, क्या अभी स्कूल से लौट रही हो? स्कूल स्कूल जाना तो माँ ने 4 साल से छुड़ा दिया। घर में बैठी बैठी या तो कहानियां पढ़ती हूँ या फिर सोती हूँ। माणिक मुल्ला की समझ में नहीं आया कि जब दिन भर सोना ही है तो इस सजधज की क्या जरूरत है। माणिक मुल्ला आश्चर्य से मुंह खोले देखते रहे कि जमुना बोली, आंखें फाड़ फाड़ पर क्या देख रहे हो? असली जर्मनी की अरगंडी है, चाचा कलकत्ते से लाए थे, ब्याह के लिए रखी थी। यह देखो, छोटे छोटे फूल भी बने हैं। माणिक मुल्ला को बहुत आश्चर्य हुआ उस अरगंडी को छूकर जो कलकत्ते से आई थी, असली जर्मनी की थी और जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। माणिक मुल्ला जब गाय को टिक्की खिला चुके तो जमुना ने बेसन के नमकीन पुले निकाले, मगर कहा, पहले बैठ जाओ तब खिलाएंगे। माणिक चुपचाप चलने लगे। जमुना ने छोटी सी बैटरी जला दी, पर माणिक मारे डर के कांप रहे थे। उन्हें हर क्षण यही लगता था कि भूसे से अब सांप निकला, अब बिच्छू निकला, अब कांतर निकली। रूंधते गले से बोले,
हम नहीं खाएंगे, हमें जाने दो। जमुना बोली, कैथे की चटनी भी है। अब माणिक मुल्ला मजबूर हो गए। कैथा उन्हें विशेष प्रिय था। अंत में सांप बिच्छू के भय का निरोध करके किसी तरह वे बैठ गए। फिर वही आलम की जमुना को माणिक चुपचाप देखे और माणिक को जमुना और गाय इन दोनों को। जमुना बोली, कुछ बात करो माणिक। जमुना चाहती थी माणिक कुछ उसके कपड़े के बारे में बात करे, पर जब माणिक नहीं समझे तो वह खुद बोली, माणिक, यह कपड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा है जमुना। माणिक बोले, पर देखो, तन्ना है ना, वो अपना तन्ना। उसी के साथ जब बातचीत चल रही थी तभी चाचा कलकत्ते से ये कपड़े लाए थे। 500 रुपये के कपड़े थे। पंचम बनिया से एक सेट गिरवी रख के कपड़े लाए थे। फिर बात टूट गई। अभी तो मैं उसी के यहाँ गई थी। अकेले मन घबराता है, लेकिन अब तो तन्ना बात भी नहीं करता, इसीलिए कपड़े भी बदले थे। बात क्यों टूट गई जमुना? अरे तन्ना बहुत डरपोक है। मैंने तो माँ को राजी कर लिया था, पर तन्ना को मैसर दलाल ने बहुत डांटा। तब से तन्ना डर गया और अब तो तन्ना ठीक से बोलता भी नहीं। माणिक ने कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर जमुना बोली, असल में तन्ना बुरा नहीं है, पर मैसर बहुत कमीना आदमी है और जब से तन्ना की माँ मर गई तब से तन्ना बहुत दुखी रहता है। फिर सहसा जमुना ने स्वर बदल लिया और बोली, लेकिन फिर तन्ना ने मुझे आशा में क्यों रखा? माणिक, अब न मुझे कुछ खाना अच्छा लगता है न पीना। स्कूल जाना छूट गया। दिन भर रोते रोते बीतता है। हाँ माणिक। और उसके बाद वह चुपचाप बैठ गई। माणिक बोले, तन्ना बहुत डरपोक था, उसने बहुत गलती की। तो जमुना बोली, दुनिया में यही होता आया है। और उदाहरण स्वरूप उसने कई कहानियां सुनाई जो उसने पढ़ी थी या चित्रपट पर देखी थी। माणिक उठे तो जमुना ने पूछा कि रोज आओगे ना? माणिक ने आनाकानी की तो जमुना बोली, देखो माणिक, तुमने नमक खाया है और नमक खाकर जो अदा नहीं करता उस पर बहुत पाप पड़ता है, क्योंकि ऊपर भगवान देखता है और सब बही में दर्ज करता है। माणिक विवश हो गए और उन्हें रोज जाना पड़ा और जमुना उन्हें बिठाकर रोज तन्ना की बातें करती रही। फिर क्या हुआ? जब हम लोगों ने पूछा तो माणिक बोले, एक दिन वह तन्ना की बातें करते करते मेरे कंधे पर सिर रखकर खूब रोई और चुप हुई तो आंसू पोंछे और एकाएक मुझसे वैसी वैसी बातें करने लगी जैसी कहानियों में लिखी होती है। मुझे बड़ा बुरा लगा और सोचा अब कभी उधर नहीं जाऊंगा, पर मैंने नमक खाया था और ऊपर से भगवान सब देखता है। हाँ, यह जरूर था कि जमुना के रोने पर मैं चाहता था कि उसे अपनी स्कूल की बातें बताऊं, अपनी किताबों की बातें बताकर उसका मन बहलाऊं, पर वह आंसू पोंछकर कहानियों जैसी बातें करने लगी। यहाँ तक कि एक दिन मेरे मुंह से भी वैसी बातें निकल गई। फिर क्या हुआ? हम लोगों ने पूछा। अजब बात हुई। असल में इन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। जमुना चुपचाप मेरी ओर देखती रही और फिर रोने लगी। बोली, मैं बहुत खराब लड़की हूँ। मेरा मन घबराता था, इसीलिए तुमसे बात करने आती हूँ, पर मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती। अब मैं नहीं आया करूँगी। लेकिन दूसरे दिन जब मैं गया तो देखा फिर जमुना मौजूद है। फिर माणिक मुल्ला को रोज जाना पड़ा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहाँ तक कि हम लोगों ने ऊपर पूछा कि अंत में हुआ क्या? तो माणिक मुल्ला बोले, कुछ नहीं, होता क्या? जब मैं जाता तो मुझे लगता कोई कह रहा है, माणिक उधर मत जाओ, यह बहुत खराब रास्ता है। पर मैं जानता था कि मेरा कुछ बस नहीं है।
और धीरे धीरे मैंने देखा कि न मैं वहां जाए बिना रह सकता था, न जमुना आए बिना। हाँ, यह तो ठीक है, पर इसका अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? माणिक मुल्ला ने ताने के स्वर में कहा। तब तो तुम लोग खूब नाम कमाओगे। अरे क्या प्रेम कहानियों के दो चार अंत होते हैं? एक ही तो अंत होता है, नायक का विवाह हो गया। माणिक मुंह ताकते रह गए। तब इसी को चाहे जितने ढंग से कह लो। बहरहाल इतनी दिलचस्प कहानी का इतना साधारण अंत हम लोगों को पसंद नहीं आया। फिर भी प्रकाश ने पूछा, लेकिन इससे यह कहाँ साबित हुआ कि प्रेम भावना की नींव आर्थिक संबंधों पर है और वर्ग संघर्ष उसे प्रभावित करता है? क्यों? यह तो बिल्कुल स्पष्ट है, माणिक मुल्ला ने कहा। अगर हरेक के घर में गाय होती तो यह स्थिति कैसे पैदा होती? संपत्ति की विषमता ही इस प्रेम का मूल कारण है। न उनके घर गाय होती, न मैं उनके ये वहां जाता, न नमक खाता, न नमक अदा करना पड़ता। लेकिन फिर इससे सामाजिक कल्याण के लिए क्या निष्कर्ष निकला? हम लोगों ने पूछा। बिना निष्कर्ष के मैं कुछ नहीं कहता मित्रों। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हर घर में एक गाय होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्र का पशुधन भी बढ़े, संतानों का स्वास्थ्य भी बढ़े, पड़ोसियों का भी उपकार हो और भारत में फिर से दूध की नदियां बहें। यद्यपि हम लोग आर्थिक आधार वाले सिद्धांत से सहमत नहीं थे, पर यह निष्कर्ष हम सबको पसंद आया और हम लोगों ने प्रतिज्ञा की कि बड़े होने पर एक एक गाय अवश्य पालेंगे। इस प्रकार माणिक मुल्ला की प्रथम निष्कर्षवादी प्रेम कहानी समाप्त हुई।